मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पर दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं और इसी कारण कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनके इस ट्वीट को धर्म से जोड़कर उन्हें भला बुरा कहा है। इतना ही नहीं, उन्हें नाम बदलने की नसीहत देते हुए भी लोग नजर आए। दशहरे की बधाई देना और उसके बाद ट्रोल हो जाना, यह चीज सामने आई है शमी के लिए। तो देखिए किस तरीके से यूजर्स ने ट्रोल किया है मोहम्मद शमी को। और देखिए संघ प्रमुख मोहन भागवत 8 अक्टूबर यानी शनिवार को कानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले संघ की ओर से स्वर संगम घोष की शुरुआत की गई। एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें 70 से ज्यादा वाद्य यंत्रों को रखा गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन 10 अक्टूबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 8 अक्टूबर को कानपुर पहुंच रहे हैं। मौका विशेष है, इसके साथ ही एक संदेश है कि वाद्य यंत्र मनोरंजन का साधन नहीं, मन उन्नयन का साधन है। संगीत के प्रति प्रायः यह धारणा रहती है कि वो मनोरंजन का साधन नहीं है, मनो उन्नयन का साधन है। 64 कलाएं हैं जिसमें से 59 पदार्थ आश्रित हैं, मैटर से। पाँच दिन तक ये घोष शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शनी का भी दीदार कर सकेंगे। 10 साल बाद कानपुर प्रांत में लगने वाले घोष शिविर की तैयारियों को अंतिम रूप देकर के इसकी शुरुआत कर दी गई। संघ प्रमुख के कानपुर पहुंचने से पहले आरएसएस ने स्वर संगम शिविर का आयोजन किया है, जो कि 5 दिन तक चलेगा। शिविर का शुभारंभ वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी से किया गया है। प्रदर्शनी में 70 से ज्यादा वाद्य यंत्र रखे गए हैं। 5 दिन के शिविर में 21 जिलों के 1500 शिक्षार्थी शामिल होंगे, जो कि 17 तरह के वाद्य यंत्रों से मोहन भागवत के सामने कला का प्रदर्शन करेंगे। दूसरे लफ्जों में कहें तो संगीत के आश्रय संस्कृति का संदेश दिया जाएगा। आज के लोग संगीत के नई पीढ़ी उसको जाने, समझे और उसको करे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन तक कानपुर में रहेंगे। 10 अक्टूबर को स्वर संगम शिविर का समापन करेंगे। 8 अक्टूबर को मोहन भागवत वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जो कि कानपुर के नाना राव पार्क में आयोजित होगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि इसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक, जो संघ के सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो अभी रहने वाले हैं। उनके ये समाज के बीच में 2 कार्यक्रम हैं। बाकी स्वयंसेवकों के बीच में जो घोष शिविर में शिक्षार्थी आएंगे, उनके बीच में उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। स्वयं सेवक संघ ने 1927 में घोष वादन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। करीब 10 साल बाद कानपुर में घोष शिविर का आयोजन हो रहा, जिसमें कई बड़े वादकों को बुलाया गया है। कानपुर के पंडित दीनदयाल विद्यालय उपाध्याय विद्यालय में 8 तारीख को संघ प्रमुख मोहन भागवत आएंगे और उसके बाद 2 पब्लिक मीटिंग है वाल्मीकि समाज की, और इसके बाद दूसरी पब्लिक मीटिंग में वो लोगों से भी मुखातिब होंगे। कानपुर से कैमरामैन के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अपडेट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत को लेकर लगातार देखिए मेदांता में उनका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। आज 6वें दिन भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कल मेदांता अस्पताल में जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, उसके मुताबिक नेताजी इस वक्त आईसीयू और जीवन रक्षक दवाओं पर हैं। मुलायम सिंह के हेल्थ बुलेटिन का आज सबको इंतजार रहेगा। तो देखिए कल 5वां दिन था और कल भी अगर नजर डालें तो आईसीयू और जीवन रक्षक दवाओं पर ही नेताजी थे। इसीलिए लोगों को आज इंतजार होगा कि आज थोड़ी सुधार की खबर आ जाए। इसी बीच बड़ी अपडेट ये है कि हालत स्थिर है, लेकिन सुधार नहीं होता दिखाई दे रहा है। कंडीशन वैसी ही है जहां आईसीयू में है और जीवन रक्षक दवाओं पे हैं नेताजी। दुआओं का दौर लगातार जारी है। अगर आप देखें मेदांता में इस वक्त
तमाम छोटे बड़े समर्थक कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा हुआ है। कल तस्वीरें आई किस तरीके से आंसू छलक उठा, कार्यकर्ताओं को रोते देखा गया अखिलेश यादव को देख करके। लेकिन इसी बीच मेदांता से अपडेट ये है, कल के जितने हेल्थ बुलेटिन थे उससे ये पता चलता है कि अभी भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। जो दवाएं दी जा रही हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स पर हैं नेताजी, उन दवाओं का इम्पैक्ट उतना नहीं दिख रहा है जितना दिखना चाहिए। हालांकि स्टेबल है कंडीशन, जैसे कल के बुलेटिन से पता चलता है, लेकिन अभी इंतजार लोगों को है कि थोड़ी सुधार की खबर आए। हालांकि नेताजी का हालचाल जानने गए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया को बताया कि नेताजी की तबीयत पहले के मुकाबले काफी सुधार देखा जा रहा है, पहले से अभी ठीक लग रही है। डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार लगी हुई है, लेकिन उन्हें दुआओं की भी जरूरत है। मेदांता अस्पताल में अखिलेश और शिवपाल साथ नजर आए। नेताजी की तबीयत का हालचाल जानने वालों में लगातार नाम जुड़ते जा रहे हैं। हम आपको बताते जाएं, जहां लोग पहुंच करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी की तबीयत कैसी है, कितनी इंप्रूवमेंट है। देखिए, कल गुरुग्राम में अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ठीक हैं, उनकी तबीयत में सुधार है। इधर मेदांता अस्पताल में नीचे आकर सपा कार्यकर्ताओं से धर्मेंद्र यादव ने मुलाकात की और कहा उनकी तबीयत ठीक है। तो देखिए, लगातार मिलने वालों का सिलसिला भी जारी है और बाहर आकर के उन लोगों का कहना यही है कि तबीयत पहले से ठीक है नेताजी की, लेकिन जो अंदरूनी सूत्र हैं, इंटरनल सोर्सेज हैं, वो यही कहते हैं कि नेताजी की तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं है। और उधर उत्तराखंड में उत्तरकाशी की अगर बात करें, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। कल भी मौसम खराब था और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। आज फिर मौसम अगर ठीक होता है तो फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अब तक कुल 16 शव निकाले जा चुके हैं, बाकी बचे 13 लोगों की तलाश की जा रही है। दरअसल 4 शव पहले ही बरामद हुए थे, कल 12 शव बरामद किए गए हैं और कुल 29 लोग ट्रैकिंग पर गए थे, ये जानकारी है। इनमें से 2 इंस्ट्रक्टर और 14 ट्रेनी लोग जो थे उनके तो शव मिल चुके हैं। मंगलवार को दिल दहलाने वाला यह हादसा एवलांच, 17,000 फीट की ऊंचाई पर द्रौपदी का डांडा चोटी पर यह एवलांच आया और इसकी जद में आए 29 लोग जो कि ट्रैकिंग पर निकले थे। तो देखिए अब तक क्या हुआ, ये पूरे घटनाक्रम को आप देखिए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 175 लोग मिशन पर थे। द्रौपदी के डांडा के पास बर्फीला तूफान आया। इस तूफान में कितने लोग जद में आए। मंगलवार को एक दल एवलांच की चपेट में भी आया था और पहाड़ों पर एवलांच की स्थिति और उसमें फंसने वाले लोगों का अगर आंकड़ा बताएं, 16 शव निकाले जा चुके हैं। और देखिए, उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। आज कुमाऊं के जनपदों में बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं अगर कल की बात करें तो गढ़वाल में भी बहुत ज्यादा बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर 10 तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है। इस अलर्ट के बाद अल्मोड़ा के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कुमाऊं जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और उत्तराखंड के बाद अगर यूपी की बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश और बुरा हाल है। मौसम के अलग अलग तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। सुल्तानपुर में भारी बारिश के बाद थाने में पानी भर गया। वहीं गोंडा में बारिश के बाद सड़क पर एक पेड़ गिरने से लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई। श्रावस्ती में भी लगातार बारिश से सड़क बाधित हो गई। उधर बहराइच में भी बरसात से नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। इसके साथ ही चित्रकूट में भी कई घंटों की मूसलाधार बारिश के चलते बरदहा नदी में उफान आ गया। वहीं सिद्धार्थनगर में भी बारिश के चलते पुलिया धंस गई। तो जगह जगह आप देख सकते हैं बारिश के बाद क्या हालात हैं। कॉमन है, हर तरफ पानी ही पानी। कहीं थाने में पानी है, कहीं सड़क पर पानी है, लोगों के घरों में पानी है, खेतों में पानी है।
तो बारिश की वजह से किस तरीके से लोग दो चार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 15 नवंबर तक इस अभियान को पूरा करने के लिए कहा है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए सड़क निर्माण के साथ साथ उसके रखरखाव का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे जुड़े सभी विभाग इस संबंध में व्यापक कार्य योजना तैयार करें। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि मंडी में अच्छी सड़कों का होना जरूरी है। बात राजभर के मंच पर पाठक और गठबंधन की आहट। ये सवाल उस तस्वीर के बाद खड़ा हुआ है जिसमें ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए। तो सवाल तो खड़े होंगे ही कि भाजपा राजभर इन लोगों का साथ, गठबंधन वाली बात, ये बातें अब आम हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उससे पहले योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने भी नो वैकेंसी का वीटो लगाया था। राजभर के मंच पर पाठक, गठबंधन की आहट। जी मेरे परमानेंट मित्र हैं। देखिए, 17 साल से हमारा उनका संबंध है। जब वो बसपा में थे तब से हमारा उनका संबंध है। अनिल राजभर का ऐलान, ओपी के लिए नो वैकेंसी वाला फरमान। सर उनकी जगह जो भाजपा पार्टी में कहीं दिखाई नहीं, कहीं कोई वैकेंसी नहीं। बलिया से आई इस तस्वीर ने यूपी का सियासी पारा गर्म कर दिया है, क्योंकि जब से एक मंच पर ओम प्रकाश राजभर और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए, तब से ही सवाल खड़ा हो गया कि क्या भाजपा ने खुले दिल से राजभर को अपना बनाने का मन बना लिया है। क्योंकि बलिया के जिस कार्यक्रम में दोनों नेता हाथों में हाथ डालकर नजर आए, उसे दोनों ही निजी कार्यक्रम बता रहे और साथ में अपनी 17 साल पुरानी दोस्ती की कहानी सुना रहे। जी मेरे परमानेंट मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्या तो 2024 में साथ आएंगे क्या ओम प्रकाश राजभर? मुख्यमंत्री जी देखिए, 17 साल से हमारा उनका संबंध है। जब वो बसपा में थे तब से हमारा उनका संबंध है। हम भी बसपा में थे। पिछले कार्यकाल में हम भी 18 महीना मिनिस्टर थे, वो भी मंत्री थे। हमारा उनका संबंध है। लेकिन राजनीति में ऐसे ही कुछ नहीं होता। हर बात में कोई बात जरूर छिपी होती है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब राजभर कई बार भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा चुके हैं। फिर चाहे राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भाजपा के पक्ष में वोट करना हो, या फिर राजभर का अपने बेटे के साथ जाकर सीएम योगी से मुलाकात करना हो। बीते 5 महीने में कई ऐसे मौके आए जब राजभर भाजपा के साथ खड़े नजर आए। दूसरी तरफ भाजपा ने भी राजभर को निराश नहीं किया। उनकी इस वफादारी का इनाम वाई कैटेगरी की सुरक्षा से दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राजभर का भाजपा से गठबंधन होगा, क्योंकि जब से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राजभर के साथ वाली ये तस्वीर आई है, तब से यूपी की सियासी फिजाओं में एक ही सवाल गूंज रहा, क्या राजभर फिर से भाजपा के साथ मिल जाएंगे? कल एक तस्वीर सामने आई जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक साथ एक मंच पर नजर आए, और उसके बाद यूपी के सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ओम प्रकाश राजभर जल्द बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, क्या फिर से एक बार वो बीजेपी के साथ जाएंगे। क्योंकि बलिया में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे थे और वहां पर ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। लेकिन राजभर से भाजपा के गठबंधन की बात शुरू होने से पहले ही योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने नो वैकेंसी का बोर्ड टांग दिया है, जिन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा में राजभर के लिए कोई जगह नहीं। जिसका कोई सिद्धांत नहीं हो, सुबह कुछ कहता हो, दोपहर का कुछ कहता हो, शाम को फिर कुछ कहता हो, जिसको अपने पुरखों से कोई लेना देना नहीं, अपने महापुरुषों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं, समाज के दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटा बेटी, अपने मेहरारू की बात करता हो, वो राजनीति में कितने दिन टिकेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या ओपी राजभर के खिलाफ अनिल राजभर का ये वीटो काम करेगा, क्योंकि राजनीति के जानकार राजभर की सावधान यात्रा में भी दूर की राजनीति देखते हैं। जानकारों की माने तो राजभर का लखनऊ से पटना तक यात्रा करना न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि बिहार में नीतीश कुमार के खेल को खराब करने का भी लक्ष्य है।
क्योंकि बिहार में एक बड़ा वोटर है जो नीतीश कुमार के लिए वोट करता है। ऐसे में अगर राजभर ने थोड़ा भी उससे तोड़ लिया तो 24 तक इसका इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब एकदम सीधा है, जीत से ज्यादा दूसरों का खेल खराब करना है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या राजभर की छड़ी को भाजपा का सहारा मिलेगा, क्योंकि जब से अखिलेश यादव और बसपा ने राजभर के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया तब से ही राजभर एक साथी की तलाश कर रहे। अब क्या उनकी तलाश भाजपा पर जाकर खत्म होगी या फिर बात मंच साझा करने से शुरू होकर दोस्ती की कहानियों पर खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज ज्ञानवापी मामले में अहम सुनवाई का दिन है। कार्बन डेटिंग पर जिला कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मामले में 29 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। मामले में हिंदू पक्ष ने मांग की है कि एएसआई शिवलिंग के वैज्ञानिक तौर पर जांच करे और हिंदू पक्ष ने अर्धा और उसके आसपास के क्षेत्रों में कार्बन डेटिंग की मांग की है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज इसे सुनाया जा सकता है। तो देखिए, आज का दिन बहुत अहम है। कार्बन डेटिंग को लेकर के जिस तरीके से हिंदू पक्ष में भी दो धड़े सामने आए थे, आज कोर्ट अपना रुख तय करेगा। जो फैसला सुरक्षित था उसे सुनाया जाएगा। तो कब्रिस्तान में स्कूल, हैरान करने वाला ये बात लगती है, लेकिन ये सच है। आगरा के पंचकुइया कब्रिस्तान में पिछले 50 साल से स्कूल चल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उज्जवल भविष्य का सपना गढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें थोड़ा हैरान करने वाली हैं, लेकिन आपको हैरान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आज भी वर्तमान में एक अवस्थान है और स्कूल आपको शिक्षा देने के लिए ही जब भी स्थापित हुआ था, आज भी वही काम कर रहा है ये स्कूल। तस्वीरें आगरा के पंचकुइया कब्रिस्तान की हैं और इसी कब्रिस्तान के अंदर चलता है स्कूल। सारी पढ़ाइयाँ होती हैं जो जूनियर हाई स्कूल में होती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गणित, जो भी जूनियर हाई स्कूल है उसी लेवल पर है। दरसगाह इस्लामी जूनियर हाई स्कूल पिछले 50 साल से कब्रिस्तान में चल रहा। वर्तमान में 75 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और 6 टीचर तैनात हैं, जो कि बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, गणित, साइंस और इतिहास का ज्ञान देते हैं। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालित इस स्कूल की फीस 50 रुपए प्रति महीना है। नहीं, हम रोज आते हैं, रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, हमें कोई नहीं डर लगता। हम यहाँ सदा यहीं रहते हैं, बचपना हमारा यहीं पे, शुरू से यहीं पे पढ़ते हैं। शुरू बचपन से अच्छी पढ़ाई होती है, अंग्रेजी, हिंदी और गणित और मैथ, ये सब होते हैं। आमतौर पर लोग दिन या रात में कब्रिस्तान में जाने की बात पर थोड़ा सहम जाते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। कब्रिस्तान से संचालित इस स्कूल ने छात्रों में शिक्षा की नई अलख जगाई है। कब्रिस्तान में स्कूल है, आप आते हैं तो डर नहीं लगता है? अच्छा, कब से आ रहे हैं पढ़ने? अभी कौन सी क्लास में है? तीसरी में। कब्रिस्तान में आते हो, गुजर के यहाँ से आते हो तो डर नहीं लगता है? स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब परिवार के हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वो किसी दूसरे स्कूल में जा सके। ऐसे में कब्रिस्तान में संचालित दरसगाह इस्लामी जूनियर हाई स्कूल गरीब बच्चों के भविष्य को रोशन कर रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।